तो एवरीवन, आज हमारा सेकंड लेक्चर है किसका? रोटेशनल डायनेमिक्स का। ठीक है, हमने क्या किया था पहले लेक्चर में? हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा कि भाई सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स है ना, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन और काइनेमेटिक इक्वेशंस का हमने सर्कुलर फॉर्म भी देखा, समझ में आया? तो बेसिकली आज हम जो देखने वाले हैं वो दो फोर्सेस देखने वाले हैं, एक तो है सेंट्रीपिटल और अगला है सेंट्रीफ्यूगल। आपने नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन आज एक्चुअली आपको ये पता चलेगा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते क्या हैं। समझ में आया? तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया? तो चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि एक सर्कुलर मोशन है, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जिसका रेडियस कितना है? कितना है? कितना है? आर। आर क्या है बेटा? रेडियस। क्या है बेटा? रेडियस ऑफ क्या? स्फीयर, या रेडियस ऑफ सर्कुलर, जहां पे सर्कुलर बॉडी परफॉर्म कर रही है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल, या फिर स्फीयर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्फीयर बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है मिला है? आर। क्या मिला है बेटा? आर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, जिसका मास कितना है? एम। कितना है? मास है एम। तो m इज द मास ऑफ द बॉडी। क्या है बेटा? मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, याद रखना, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। समझ में आ गया? याद रहेगा? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घूमता है तो अंदर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर एक एक्सिलरेशन होता है, जिसको बोलते हैं रेडियल एक्सिलरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सिलरेशन। क्या है एक्सिलरेशन का नाम? टुवर्ड्स सेंटर, एक्सिलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, एक्सिलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सिलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियल एक्सिलरेशन। यानी रेडियल का मतलब है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स रेडियस। समझ में आ गया? अंदर की तरफ। कुछ पढ़े लिखे लोग, जब भाई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो अंदर की तरफ क्या लग रहा है? एक्सिलरेशन। और रोटेशनल एक्सिलरेशन याद होगा, अल्फा कैसे लगता था? एंगुलर एक्सिलरेशन, ऊपर की तरफ, याद है? ऐसे करके, राइट हैंड थंब रूल। तो एक्सिलरेशन टुवर्ड्स, कहां पे? सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, उसे क्या बोलते हैं बेटा? रेडियल एक्सिलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियल एक्सिलरेशन। समझ में आ गया? मस्त सी चीज है, मजा आने वाला है। समझ में आ गया? पक्का? चलो, इसी रेडियल एक्सिलरेशन को कुछ पढ़े लिखे लोग सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। बेसिकली ये एक वर्ड है जो डिराइव हुआ है सेंट्रीपिटल, यानी टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। समझ में आ गया? जब ऑब्जेक्ट कोई ऐसे ऐसे करके घूमेगा तो एक एक्सिलरेशन अंदर की तरफ लगेगा। आप बोलोगे अंदर की तरफ सर कैसे एक्सिलरेशन लग सकता है? तो भाई देखो, वेलोसिटी ऐसे जाती है कि नहीं? वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा बार बार होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती थी, है कि नहीं? ऐसे ऐसे घूमती रहती थी। तो एक्सिलरेशन का जो डायरेक्शन होगा ना, बेसिकली वो किस तरफ होगा? टुवर्ड्स रेडियस की तरफ होगा। तो जब मैं बोलूंगा कि एक्सिलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, इट मींस आई एम टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन, आई एम टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। समझ में आ गया? पक्का? ओके। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता कितना है वो हम देखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इज डिनोटेड बाय AC। इसको किससे डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन को? AC से, छोटा AC। ठीक है, A और ये C का मतलब होता है सेंट्रीपिटल। तो एक्सिलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल क्या होता है पता? माइनस, बता सकते हो? v² बाई r। क्या होता है बेटा? माइनस v² बाई r। में माइनस क्यों लिया हम अभी पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक और फॉर्मूला पिछली बार किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं यहां पर डालूंगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v का स्क्वायर यानी r का भी स्क्वायर और ओमेगा का भी स्क्वायर, v स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर, v स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? अपॉन r, एक r कट गया तो क्या हो गया? r ओमेगा स्क्वायर माइनस। तो एक्सिलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का एक ये, सॉरी, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का फॉर्मूला एक ये है और एक ये है। समझ में आ गया? अब माइनस क्यों है सर? माइनस का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इट इज डायरेक्टिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जाना चाह रही है, और रेडियल एक्सिलरेशन क्या लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। तो जो अंदर की तरफ लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? हमेशा अपोजिट है। किससे अपोजिट है? ये ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट जाना कहां चाह रहा है? बाहर की तरफ, हमेशा दूर। और ये कहां पे है? अंदर की तरफ। इसीलिए क्या है? माइनस। माइनस ओनली इज साइन फॉर द डायरेक्शन, इसका और कोई लेना देना नहीं है। यानी लिख लेना, दिस नेगेटिव साइन इज
only applicable, only tells us about the direction, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो ठीक है, क्लियर है, इतना नोट डाउन कर लो। तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन जरूर सीख लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन सीख लिया, अब क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने जैसे ही सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, सेम डेफिनेशन इसकी भी है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सिलरेशन, है कि नहीं? अगर मैं FC, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे डिनोट होता है बच्चा? FC से। किससे? FC। ये होता है मास, तो ठीक है। एक्सिलरेशन भी क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो यानी ये कितना हो जाएगा? -m, या तो v²/r कर लो, या फिर -mr⍵², ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले किसके होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब मैं आपको बताता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। याद रखो, जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है बाहर की तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन में, तो एक फोर्स तो ऐसा होगा ना जो कि क्या होगा, हमें सेंटर की तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये बॉल है, मैं इसको ऐसे करके घुमा रहा हूं, ऐसे करके घुमा रहा हूं, राइट? हाँ कि ना? तो ये घूम रहा है जब ऐसे, तो ये जो अंदर की तरफ मैंने जो अपने हाथ से फोर्स लगाया हुआ है अंदर की तरफ, यही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्चुअली कौन प्रोवाइड कर रहा है? मेरा हैंड। क्या प्रोवाइड कर रहा है? मेरा हैंड। समझ में आ गया? तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, यानी द फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और प्रोवाइड कौन करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को? इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है? मेरा हैंड। ऐसे मैं घुमा रहा हूं, ऐसे करके देखो, ये राइट। तो ये जो इसको हमारे हाथ में होल्ड किया हुआ है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे क्या बोलते हैं? फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mr⍵²। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को पता क्या बोलते हैं? रियल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? रियल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? रियल फोर्स। अब आप बोलोगे सर ये रियल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल में पढ़ेंगे हम सूडो क्या है, वो हम आप समझ के चलो कि जो बेसिकली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यानी अगर मैं बात करूं कि कुछ न्यूटन्स के लॉ को जो फॉलो करते हैं, सेकेंड लॉ को स्पेशली, वो होते हैं रियल फोर्सेस, और जो न्यूटन के सेकेंड लॉ को स्पेशली फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रियल फोर्सेस। और नॉन रियल फोर्सेस को ही हम बोलते हैं सूडो फोर्सेस। आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी आपको मैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको लिख देता हूं कि जो रियल फोर्सेस हैं, रियल फोर्सेस ये क्या करते हैं? रियल फोर्सेस। और आप एक काम करो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, है ना, इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें रियल फोर्स और नॉन रियल फोर्स के बीच में डिफरेंस जानना है, लेकिन उससे पहले हमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया? ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है देखने का नजरिया, यानी देखने का तरीका। जैसे कि मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरे सामने वाला भी ट्रेन में बैठा है, ट्रेन के अंदर, है ना। तो हम दोनों क्या है? रेस्ट पर हैं। उसके लिए मैं रेस्ट पर हूं, मेरे लिए वो रेस्ट पर है, अगर मैं बाहर ना देखूं। लेकिन अगर मैं वहीं पर ट्रेन के अंदर बैठ के बाहर किसी इंसान को देखूं, तो वो इंसान मुझे क्या दिखेगा? वो रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है, और उसके लिए मैं क्या रहूंगा? मोशन में। तो इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी देखने का नजरिया। आप कहां पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या? मोशन को। किसको? मोशन को। तो ऐसे मोशन यानी ऐसे फोर्सेस या कुछ भी कह लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सिलरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सिलरेट कर रहे हैं, रोटेटिंग है। क्या है बेटा? रोटेटिंग है। याद रखो, एक्सिलरेट कर रहे हैं और क्या है? रोटेटिंग है। तो वैसे रेफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? बता सकते हो? हाँ कि ना? बता सकते हो? क्या बोलते हैं इसको? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिनमें एक्सिलरेटिंग और रोटेटिंग मेरी गो अराउंड होता है, यानी एक्सिलरेशन क्या हो? बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो? ये चीजें ना हो,
नो एक्सिलरेशन एंड नो रोटेटिंग। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा बेटा? एक्सिलरेटिंग एंड रोटेशनल। क्या बेटा? रोटेशनल, यानी मेरी गो राउंड बोलते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो यहां पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो? एक्सिलरेटिंग ना हो और रोटेटिंग भी ना हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो? एक्सिलरेशन और रोटेटिंग होता है। यस, समझ में आ गया? यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या कर रहे हैं, याद रखो, क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं या एक्सिलरेट कर रहे हैं, वो आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्सिलरेट और रोटेट नहीं कर रहे हैं, वो आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। समझ में आ गया? तो रियल फोर्सेस हैं, रियल फोर्सेस क्या करते हैं? दे ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझ में आ गया? और ये जो होते हैं नॉन रियल फोर्सेस, इनको कुछ लोग सूडो फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सूडो फोर्स। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? दे डू नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझ में आ गया? तो ऐसे जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या है? रियल फोर्सेस। और जो नहीं करते हैं वो क्या है? नॉन रियल। सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी, बट दैट डजंट मीन कि वो इमेजिनरी है या नॉन रियल है, या सॉरी सूडो है या इमेजिनरी है। दे आर जस्ट नॉन रियल फोर्सेस, दे आर द फोर्सेस बट दे डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझ में आ गया? आएगा याद पक्का? तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोलते हैं? रियल फोर्स बोलते हैं, यानी इट फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और हम बढ़ते हैं आगे। तो अपना नेक्स्ट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 करके रोटेट करता हूं, राइट, ऐसे ऐसे, तो याद रखो कि अंदर की तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अगर कभी कभी आप नोटिस करो, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, है ना? मैं आपको एक शॉर्ट में इसको दिखाने वाला हूं कि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा। ऐसे छोड़ा तो ये क्या होता है? बाहर की तरफ चला जाता है। देखोगे ऐसे 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 करके, ये देखो बाहर की तरफ, राइट। तो ये जो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें कोई तो और एक ऐसा फोर्स है जो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट। तो एक ऐसा फोर्स विच इज एक्टिंग कहां पे? टुवर्ड्स, कहां पे? आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और याद रखना, ये नॉन रियल फोर्स है, यानी इट डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन क्या क्या है? कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? दूसरा क्या है? F इज इक्वल टू ma, जिसे बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तीसरा क्या था? इफ अ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन द मोशन। तो वो लॉज को क्या करता है? ये फॉलो नहीं करता। मतलब ये क्या है बेटा? सूडो फोर्स है। क्या है बेटा? सूडो फोर्स है। समझ में आया? और इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो एक्सिलरेटिंग है। क्या है बेटा? एक्सिलरेटिंग। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? मतलब ये क्या कर रहा है? एक्सिलरेट कर रहा है। एक्सिलरेशन मतलब इसमें स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ गया? याद रखना, विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड, नॉन रियल फोर्स। क्या है बेटा? नॉन रियल फोर्स। अब ध्यान से सुनो, सम ऑफ रियल फोर्सेस एंड नॉन रियल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। क्या बेटा? फिर से बोलो, सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस and sum of all the real forces and non-real forces is always zero। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? बताओ। रियल फोर्सेस एंड नॉन रियल फोर्सेस। रियल फोर्स कौन से थे बेटा? सेंट्रीपिटल, करेक्ट। और नॉन रियल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। कहता है इनका सम क्या होगा? जीरो। क्या होगा बेटा? जीरो, करेक्ट। अब याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने किया हुआ है। क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स? m, ध्यान से सुनो, m r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में m r ओमेगा स्क्वायर दिया, mv स्क्वायर बाई r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस क्या हो जाएगा एफ जी इज इक्वल टू 0। तो एफ जी क्या हो जाएगा बेटा, ये उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला क्या होता है बेटा एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, बस उनका फर्क क्या होता है डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल का अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल का कहां पे बाहर की तरफ। समझ में आ गया? तो याद रखना ये इनका सम हमेशा कितना होता है 0। सम, समेशन इज द साइन फॉर सम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है, ठीक है। आप कुछ भी करके नोट कर लो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? याद रहेगा, एक अंदर की तरफ दूसरा बाहर की तरफ, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको आप नोटिस करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, है कि नहीं। आप अलग अलग तरीके से बोलोगे, रिजल्टेंट है ना, सबका रिजल्टेंट लिखोगे, कुछ भी लिखो। अच्छा, इसको सम, इसको कुछ लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, क्या बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज ऑलवेज 0, क्या होगा बेटा 0। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बता दिया और हमने क्या कर दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? पक्का? इतना आप नोट डाउन कर लो। तो हमारा अगला टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मजेदार चीज है। पहला है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। समझते हो हॉरिजॉन्टल ट्रैक? नहीं, आप कभी रेसिंग करो। अब आप बोलोगे सर कैसी रेसिंग? नॉर्मल ऐसे एक रोड बना दो राउंड में, सर्कल में, है ना, सर्कुलर ट्रैक बना दो ऐसे मस्त हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल समझते हो, एकदम ऐसे स्ट्रेट, टिल्ट नहीं होना चाहिए। टिल्ट वालों को बैंक बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसा स्ट्रेट और ऐसा एक तो सर्कुलर बना दो, सर्कुलर ट्रैक, और उसमें एकदम लेवल में बनाऊं और गाड़ी को क्या करूं घुमाऊं ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं? अब जब गाड़ी ऐसी खड़ी है, अच्छा याद रखना एक पार्ट आपको हमेशा याद रखना है। कुछ बच्चे इसको, अभी जो मैंने पीछे बताया आपको, कुछ बच्चे इसमें मिथ करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सर ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल है ना, ये बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ है। सर गलत है। आपको मैं आज बता रहा हूं, यहां याद करके लिख लेना कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट सेंट्रीपिटल। यहां लिख देता हूं, याद रखना, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल ये किसी इसका पार्ट नहीं है। किसका? एक्शन एंड रिएक्शन का पार्ट नहीं है, याद रखना। एक्शन एंड रिएक्शन, याद है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। मतलब एक्शन करो और रिएक्शन हो। तो जब एक्शन एंड रिएक्शन करते हैं, मान लो ये हाथ है, इसको मैंने ऐसे पंच किया, तो यहां एक्शन मैंने इस हाथ से किया, रिएक्शन इस पे हुआ। तो एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज में होता था। लेकिन जब मैं किसी चीज को घुमा रहा हूं ना ऐसे, तो याद रखना एक ही बॉल पे एक्शन लग रहा है, उसी पे क्या हो रहा है रिएक्शन। तो याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन का, एक्शन एंड रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शंस आर नॉट फॉलोड, याद रखना। समझ में आएगा? पक्का याद रखना, दे डू नॉट फॉलो, हमेशा याद रखना, ठीक है ये चीज। क्योंकि मैंने एक्चुअली कहीं पढ़ी थी, बच्चे मुझे कुछ लोग बोलते थे सर ऐसा करे, नहीं भाई, मुझे बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ना सर, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि वहां पर एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग बॉडीज में होता है। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो, है कि नहीं, तो उसमें कहां से हो सकता है, राइट? ठीक है, समझ में आया? इसको आप पहले इसको लिख लो 1 मिनट के लिए। लेकिन मुझे याद आया कि एक्चुअली मैंने एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस क्यों बताए, अभी मुझे याद आया। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है ऐसे रखा हुआ होता है ना, तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ एयर में भी लगता है, एयर रेजिस्टेंस के टर्म्स में, पानी में भी लगता है, बॉयंट फोर्स पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं, और ग्राउंड पे तो लगता है। ग्राउंड पे कब लगता है, यानी जो हार्ड सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे कैसे लगता है कि मान लो जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी ऐसे रखी हुई है, तो गाड़ी का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। वेट क्या होता है? मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप अर्थ को पुश करते हो तभी तो आप आगे बढ़ते हो, बिना अर्थ को पुश के आप आगे बढ़ सकते हो क्या? नहीं। तो एक्शन लगाते हो तब रिएक्शन होता है आप पे। तो होता है ऐसा है कि जब गाड़ी रखी रहती है तो उसका एक्शन कहां होता है? नीचे की तरफ, जो कि उसका क्या होता है? वेट। तो ग्राउंड भी अर्थ पे, सॉरी गाड़ी पे एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है?
mg के बराबर। किसके बराबर बच्चा? mg के बराबर। mg क्या है बेटा हमारे पास? वेट। तो याद रखना कि जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर होता है बेटा? वेट के, यानी दैट इज mg, दैट इज mg। अब याद रखो, जब ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा घूमेगा, है ना, ऐसे ऐसे ट्रैक में घूमेगा, तो कौन सी ऐसी चीज है जो इसको क्या कर सकती है? रोक सकती है। क्या कर सकती है? रोक सकती है। भाई सिंपल सी बात है, इसके टायर्स और इसके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। करेक्ट। कहां की लगेगा? अंदर की तरफ। भाई गाड़ी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो गाड़ी ये जो ग्राउंड है ना, अर्थ पे क्या करेगा? ऐसा खींच के कोशिश करेगा। जैसे आप कभी ड्रिफ्ट मारते हो ना, आप लेके जाते हो एकदम, गाड़ी से घुमा देते हो, गाड़ी घूम जाती है। तो जब आप ऐसे लेके जा रहे हो, आप बाहर की तरफ गाड़ी ना चली जाए, तो अंदर की तरफ क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। की गाड़ी ऐसे जब घूमेगी ना, तो बाहर की तरफ ना चली जाए। और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल, जिसे बोलते हैं mv²/r या फिर mr⍵²। याद है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ। अब आप बोलोगे सर अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो तो लगेगा ही, अंदर की तरफ गाड़ी घूमेगी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा कौन? भाई मैंने आपको बताया कि यहां तो मेरा हाथ लगा रहा था, बट यहां कौन सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा? वो लगाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। कौन लगाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। जब मैं ऐसे घुमाता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगा ही लगेगा। सेंट्रीपिटल कौन लगाता था? मेरा हाथ पकड़ के रखता था कि नहीं रखता था? ऐसा है कि नहीं? ऐसा रखता था कि नहीं रखता था? अंदर की तरफ। अब यहां पे मान लो कुछ है ही नहीं, मेरा हाथ थोड़ी है, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो जो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, वो कौन लगाता है? कौन हेल्प कौन करता है? वो करता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। कौन करता है बेटा? हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अच्छा, अब और एक चीज, अब आप बोलोगे सर ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगा, सेंट्रीफ्यूगल इस तरफ लगा, नॉर्मल इस तरफ लगा, वेट इस तरफ लगा, लेकिन उसको जाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पता किसके? बता सकते हो किसके? बता सकते हो क्या? एन के। एन यानी नॉर्मल फोर्स। यानी अगर मैं आपसे बात करूं, आप मुझे बस इतना बताओ कि एक हल्के ऑब्जेक्ट को खींचना आसान है कि एक भारी ऑब्जेक्ट? जो भारी ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। वेट क्या होता है? mg, और नॉर्मल भी क्या होता है? mg। तो जिसका वेट ज्यादा होगा उसका नॉर्मल ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? होगा। भाई खींचोगे, किसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा किसका लगेगा? जिसका वेट ज्यादा है, उसको खींचना मुश्किल है। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा आपको अपोज ही करेगा, है ना? तो जिसका ज्यादा नॉर्मल फोर्स, यानी जिसका जितना ज्यादा मास वेट उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स, और उतना ही मुश्किल है क्या उसको खींचना, मतलब उतना ही क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है μs। इसी को कुछ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हमेशा याद रखना, समझ में है? याद रखना पक्का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता ही आता है। यहाँ पे क्या है? μs। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको वैल्यू देगा, ठीक है? तो याद रखो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? μs n के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है बच्चा? किसके बराबर है? mr⍵² के। ठीक है, चलो देखते हैं 2-3 चीज। अब आप मुझे सिर्फ इसको देख के बताओ कि वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, यानी नीचे की तरफ mg को कौन बैलेंस कर रहा है? mg वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल फोर्स। बैलेंस मतलब समझते हो? इक्वल है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि नॉर्मल और वेट इक्वल है? वेट क्या है बेटा? mg, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाता है? mg। इसीलिए n इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था? mg। दोनों क्या है? इक्वल। समझ में आ गया? तो n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg यहां लिख देता हूं, है ना? इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है? दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? अंदर की तरफ। और ये किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल के ये कितना है? μsn, देखो मैंने लिखा है कि नहीं? और fg किसके बराबर है बेटा? mv²/r या mr⍵²। करेक्ट? हाँ कि ना? कोई दिक्कत? पक्का है? कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं है? पक्का? देख लो ध्यान से। ये इक्वेशन क्या है? सेकंड। क्या है बेटा? सेकंड इक्वेशन, ठीक है? याद रहेगा? पक्का? ओके। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करने वाले हैं बता सकते हो? बता सकते हो? इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1।
तो चलो बताओ क्या होगा, बोलो। नहीं बताओगे, मैं बताऊं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो Fs क्या बेटा, Fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या mv² बाई आर, या फिर μsn अपॉन सेम ही चीज, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, ठीक है। या फिर क्या लिख लिया, μsn, ठीक है, आगे लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये नॉर्मल, और डिवाइडेड बाई इधर क्या है, mg, क्या है बच्चा, mg, क्या है बेटा, mg। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना। क्या हो जाएगा बताओ, m कट गया तो क्या बचेगा, v² अपॉन rg, करेक्ट। तो Fs इज इक्वल टू क्या हो गया, v² बाई rg, क्या हो गया, rg, क्लियर, हाँ कि ना। अच्छा, क्या Fs की जगह मैं μsn लिख सकता हूं, सॉरी n था, है ना, तो μsn लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, यहां पे आ जाता हूं इस तरफ ऐसे, तो μsn अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो गया, v² अपॉन rg, mm कटा, r नीचे आ गया, समझ में आया, इसीलिए आया rg, करेक्ट। n कट गया, इधर चला गया, तो क्या हो गया, μsrg इज इक्वल टू क्या हो गया, v², यानी v² क्या हो गया, μsrg, क्या हो गया, μsrg। हाँ याद रहेगा, μsrg याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का ध्यान से देख लो, करेक्ट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अंडर रूट, अब भाई ये स्क्वायर है तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, μsrg अंडर रूट। लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो वेलोसिटी आई है, ये कौन सी वेलोसिटी आई है। जब आप किसी चीज में सर्कुलर ट्रैक में घूमते हो ना, तो याद रखना, हमेशा याद रखना कि आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुई तो गाड़ी पलट जाएगी। कम, मिनिमम कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम आप कितनी भी कम कर लो, बट मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो यानी याद रखना, v मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, μs कितनी होगी बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी बोलो, अंडर रूट μsrg। अब μs और g की वैल्यू, आप g की तो पता ही है, μs की दे देगा और r दे देगा, तो आप क्या निकाल लेना, मैक्सिमम वेलोसिटी। समझ में आ गया, किसकी, एक ऑब्जेक्ट, एक व्हीकल जो कि कहां घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक में, सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। समझ में आ गया, पक्का। तो ये चीजें मैंने बताई, ये चीजें बताई, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो हमने आज ये सारी चीजें की, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है मौत का कुआं, ठीक है, वेल ऑफ डेथ, ठीक है, बट वो आज हम नहीं करेंगे। आज आप इतना ही करो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफी मटेरियल है करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम कल बहुत बैंक्ड रोड और वो वेल ऑफ डेथ करने वाले हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और हमारा धीरे धीरे थोड़ा लंबा जाने वाला है चैप्टर, लेकिन आप इसको ऐसा मत सोचो कि आप वन शॉट में पढ़ोगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक बार आप सीख लीजिए, जब आप दूसरी करोगे तो मैं और लेक्चर्स बनाऊंगा, और मैं क्या कोशिश करूंगा कि आपको वन शॉट में भी बताऊं, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।